In last video, we have seen how to calculate ARR, that is accounting or average rate of return, which was the first basic method of capital budgeting. Now, moving further, we are going to learn today payback period method of capital budgeting. So first of all, what is a payback period? Simply or in layman language, payback period is a period required to recover initial investment of the project. So whenever we undertake any project or whenever we make any capital investment in plant or machinery of the manufacturing unit, so that amount which we are investing initially, in what period it will be recovered. जस्ट एक समझने के लिए सपोज मैं किसी अगर एक नई मशीनरी परचेज कर रहा हूँ जिसकी कॉस्ट है, जिसकी वैल्यू है ₹10 lakhs. सो 10 lakhs इज माई इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन दैट मशीनरी. सो जब मैं ये मशीनरी को इन्वेस्ट करता हूँ, इस मशीनरी में इन्वेस्टमेंट करता हूँ, सो ये 10 lakhs rupees ऑफ इन्वेस्टमेंट व्हेन इट विल बी रिकवर्ड. रिकवर मतलब ये जो लेमन लैंग्वेज में अगर हम कहने जाते हैं तो ये 10 लाख रुपए जो मैंने मशीनरी में इन्वेस्टमेंट किए, ये कितने पीरियड में या कितने साल के अंदर वसूल हो जाएंगे, कि जो भी मेरा ईयरली प्रॉफिट रहेगा उसके थ्रू जो भी मेरा कैश जनरेशन होगा तो मुझे कितना टाइम पीरियड लगेगा. फॉर एग्जाम्पल, सपोज मैंने इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन मशीनरी से ₹10 lakhs and my yearly profit out from the profit, suppose मुझे yearly 2 lakhs rupees का कैश इनफ्लो हो रहा है. मैं कैश इनफ्लोज आर ₹2 lakhs एवरी ईयर जो मेरा ऑपरेशंस के थ्रू हो रहा है, सेल्स के थ्रू हो रहा है. सो 10 lakhs divided by 2 lakhs, so it will 5. The answer is 5. It means to recover ₹10 lakhs, that is the investment of machinery, it will take 5 years. So in that case, I can say that my payback period is of 5 years. So that's why simply the payback period means the time period required to recover initial investment of the project. तो इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है फिर? तो ऑब्वियसली जैसा मैंने आपकी जस्ट बोला आपको कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू द पेबैक पीरियड इज इक्वल टू इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एनुअल कैश इनफ्लो. अभी इसमें कैसे होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर हमको क्या चाहिए? तो हमको कैश इनफ्लो चाहिए. हमने पेबैक पीरियड, हमने अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न में क्या देखा था? तो बुक प्रॉफिट देखा था, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. यहां पर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द प्रॉफिट, वी आर टॉकिंग अबाउट द कैश इनफ्लो. नो, प्रॉफिट इज डिफरेंट एंड कैश इनफ्लो इज डिफरेंट. एज आई टोल्ड यू, द मेन ड्रॉबैक ऑफ ARR इज दैट इट कंसिडर्स अकाउंटिंग प्रॉफिट, बट नाउ इन पेबैक पीरियड we have to consider the cash inflow. मतलब जैसे कि हमको पता है कि suppose in my profit and loss account profit is showing by ₹5 lakhs. Is it necessary that my cash generation during the year is of ₹5 lakhs? Obviously not. Accounting profit is something different and cash profit is something different. तो हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए cash profit, which is called as a cash inflow. कि हमारा कैश के अंदर प्रॉफिट कितना हुआ है. सपोज मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जो नेट प्रॉफिट दिया है, दैट इज आफ्टर चार्जिंग से मेनली डेप्रिसिएशन. अभी डेप्रिसिएशन को जब मैं चार्ज करता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे, तो उसकी वजह से मेरा प्रॉफिट कम होता है. लेकिन क्या मेरी कैश कम होती है? ऑब्वियसली नॉट, बिकॉज डेप्रिसिएशन इज नॉन कैश एक्सपेंडिचर. बिकॉज बाय चार्जिंग डेप्रिसिएशन हमारा कैश बैलेंस कम नहीं होता है, कैश उतना ही होता है. तो इसके लिए अगर मेरा ऑब्जेक्टिव ये है दैट आई वांट टू फाइंड आउट द पीरियड रिक्वायर्ड टू रिकवर माय इनिशियल इन्वेस्टमेंट, सो मैंने क्या कंसीडर करना चाहिए? इधर बुक प्रॉफिट और कैश प्रॉफिट. द आंसर इज कैश प्रॉफिट. तो मेरा, क्योंकि मुझे क्या निकालना है कि मुझे ये इन्वेस्टमेंट, जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, उसको मैं कितने पीरियड में रिकवर कर लूँ. तो इसके लिए मेरे पास चाहिए कैश प्रॉफिट, जिसको टेक्निकली हम कहते हैं कैश इनफ्लोज. Now, how to calculate this cash inflow, that we are going to see in example number 1 of payback period. वो example solve करते हुए हम समझ में लेंगे. We'll try to understand how to calculate cash inflows. So formula is initial investment minus scrap value. अभी इसमें से scrap value को minus क्यों किया? For example, मैंने एक मशीनरी परचेस किया, 10,50,000 is the cost, उसका वैल्यू है, उसकी लाइफ 10 साल है, और 10 साल के बाद में उसकी जो स्क्रैप वैल्यू रहेगी, जो उसकी जो रिकवरेबल वैल्यू है, वो 50,000 है. इसका मतलब ये होता है
दैट 10,50,000 इज माई आउटफ्लो, जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया, उसमें से का 50,000 तो मुझे बाय वे ऑफ स्क्रैप रिकवर हो जाएगा। बाकी रिकवर कितना करना है, तो 10 लाख रिकवर करना है। सो 10 लाख को मुझे थ्रू ऑपरेशंस, थ्रू माय कैश इनफ्लोज मुझे रिकवर करना है। इसके लिए हमने फॉर्मूला बनाया कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एनुअल कैश इनफ्लो। लेकिन ये फॉर्मूला हम कब अप्लाई कर सकते हैं, व्हेनेवर माय एनुअल कैश इनफ्लोज आर सेम। सपोज मेरा एवरी ईयर 2 लाख रुपीज का कैश इनफ्लो, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया कि मेरा मशीनरी कॉस्ट इज 10 lakhs and my yearly cash inflow is 2 lakhs. So 10 lakhs divided by 2 lakhs, answer is 5 years. So when my annual cash inflow is the same, it is even, then this formula is applied. But practically we know that every year cash inflow may not be the same, or definitely it will not be the same. So for that purpose there is alternate method of calculating payback period. But now the next important thing is, on the basis of payback period, what is our decision criteria? As payback period is the period required to recover the initial investment, obviously everyone will try to recover their investment as early as possible. जितना जल्दी हो सके उतना हमारा इन्वेस्टमेंट रिकवर होना चाहिए, ऑब्वियसली हर किसी का अप्रोच होगा। सो ऑन द बेसिस ऑफ पेबैक पीरियड, decision criteria of the project is shorter the payback period that will be preferred, or project with shorter payback period should be selected. For example, I am evaluating two different projects, project 1, project 2. Project 1 payback period is 4 years, project 2 payback period is 5.5 years. ऑब्वियसली प्रोजेक्ट ए जो है, प्रोजेक्ट 1 है, जिसका पेबैक पीरियड कम है, इसका मतलब ये होता है कि मेरा जल्दी कैश रिकवर, मेरी इन्वेस्टमेंट जल्दी रिकवर हो जाएगी। सो ऑब्वियसली आई विल सिलेक्ट प्रोजेक्ट 1 बिकॉज पेबैक पीरियड इज शॉर्टर, एंड दैट इज व्हाई द डिसीजन क्राइटेरिया ऑन द बेसिस ऑफ पेबैक पीरियड इज द प्रोजेक्ट विथ शॉर्टर पेबैक पीरियड शुड बी एक्सेप्टेड फॉर द इन्वेस्टमेंट. Now with the help of this, we will see the first example of payback period, that is when the annual cash inflows are same. In this example, we will learn two main things. That is, first of all, how to calculate cash inflows, which is a very important in all the remaining methods of capital budgeting. So how to determine cash inflow and how to calculate payback period when yearly cash inflows are same or it is even. Understand how, what is exactly the payback period. Now we will see one example and how to calculate payback period when annual cash inflows are same. Now check out the example is in front of your screen. It is given in the example that initial investment is rupees 20 lakhs. Life of the project is 10 years. And annual profit before depreciation and tax is given rupees 6 lakhs and tax rate is given 50%. With the basis of this, we have to find out payback period. So check out what is given to us. Profit before depreciation and tax, that is rupees 6 lakhs. I am using the short form, try to understand. Profit before depreciation and tax. अभी इस एग्जांपल के अंदर हमारे पास कैश इनफ्लोज डायरेक्टली नहीं दिया हमारे पास. What is given to us? Profit before depreciation and tax. So इसमें से हमको क्या करना पड़ेगा कि with this we will have to find out the cash inflows. उसके लिए हमको पहले क्या करना पड़ेगा, ये पूरा तैयार करना पड़ेगा. So now try to understand how exactly to find out cash inflows. So what we are having, profit before depreciation and tax, that is rupees 6 lakhs. लेस, तो पहले क्या होगा, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन लेस करेंगे. इस एग्जांपल डेप्रिसिएशन दिया है हमारे पास, नहीं दिया है. कैन वी कैलकुलेट? डेफिनेटली यस. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन? दैट इज अ कॉस्ट ऑफ एसेट डिवाइडेड बाय यूजफुल working life. Cost of asset divided by useful working life. Now in this example, cost of asset is 20 lakhs. Useful working life is given in the example, that is a 10 years.
So 20 lakhs divided by 10 years, depreciation comes to rupees 2 lakhs. So यहाँ पर हमको depreciation मिल गया. So profit before depreciation and tax minus पहले हमने depreciation लेस किया. So what we got? 6 lakhs minus 2 lakhs is equal to 4 lakhs. What is this? PBDT में से D निकल गया. क्या बच गया? PBT. That is profit before tax. No less. अभी हमको क्या लेस करना है? टैक्स लेस करना है. टैक्स के लिए परसेंटेज हमारे पास दिया है, टैक्स रेट 50%. So 50% of this profit that comes to rupees 2 lakhs. So profit after tax is equal to 2 lakhs. Okay. So this is our actual income statement. Profit before depreciation and tax 6 lakhs minus depreciation 2 lakhs. PBT is equal to 4 lakhs minus tax at 50% 2 lakhs. So profit after tax 2 lakhs. अभी आप इसको अगर थोड़ा सा एनालाइज करो, व्हाट वी वांट द अमाउंट ऑफ कैश इनफ्लो. ये तो प्रॉफिट हुआ, ये तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हुआ, तो हमको ये चाहिए कि हमको ये प्रॉफिट हुआ, दिस इज अकाउंटिंग प्रॉफिट और बुक प्रॉफिट, लेकिन हमको प्रॉफिट कैश में कितना हो चुका है, हाउ मच इज माय कैश प्रॉफिट आउट ऑफ दैट. तो उसके लिए अगर आप थोड़ा सा अगर एनालाइज करते हो, टेल मी प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, ये जो 6 लाख है इसको मैं पूरा कैश प्रॉफिट कंसीडर करता हूं. सो दिस इज व्हाट इनफ्लो और आउटफ्लो, डेफिनेटली दिस इज इनफ्लो. ये मेरा इनफ्लो हुआ, कैश प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन टैक्स 6 लाख हो गया. इसमें से मैंने क्या माइनस किया? 2 लाख माइनस किया. व्हाट इज दिस 2 लाख? दैट इज अ डेप्रिसिएशन. टेल मी दिस डेप्रिसिएशन, इज इट इनफ्लो और आउटफ्लो? इट इज नथिंग, because depreciation is just a book entry. What entry we pass for depreciation? That is a depreciation account debit to asset account. So इसमें कैश की इन्वॉल्वमेंट कहीं भी नहीं होती है. तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर डेप्रिसिएशन चार्ज करने की वजह से मेरा प्रॉफिट तो कम हुआ क्या, लेकिन मेरी कैश कम हो गई? नो. माई इनफ्लो इज 6 lakhs, 2 lakhs में कुछ नहीं हुआ, तो मेरा इनफ्लो 6 lakhs ही रह गया. नाउ उसके बाद में मैंने लेस किया टैक्स रुपीज 2 lakhs. Income tax, this is what? Tax. Whether we have to receive or we have to pay. So we have to pay. So how much so what it is? Is it inflow or outflow? So definitely it is outflow. So इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास स्टेटमेंट आ गया, इसमें से 6 lakhs is inflow and outflow is 2 lakhs. Means actual मेरा कैश इनफ्लो कितना हुआ? 4 lakhs. Means 2 lakhs is my बुक प्रॉफिट, दिस इज माय प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, लेकिन मेरा कैश प्रॉफिट कितना है? 4 lakhs. हमको ये चाहिए. क्यों? बिकॉज आई वांट टू फाइंड आउट द पीरियड रिक्वायर्ड टू रिकवर इनिशियल इन्वेस्टमेंट. सो इनिशियल इन्वेस्टमेंट को जब अगर मुझे वसूल करना है तो ऑब्वियसली मुझे कैश प्रॉफिट चाहिए. आई होप यू अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट ऑफ कैश इनफ्लो. लेकिन इसको हमारे स्टेटमेंट में कैसे कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए आसान सा तरीका है. तो पहले हम क्या करेंगे? तो पहले हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद में ऐड डेप्रिसिएशन. वन सेकेंड हम डेप्रिसिएशन को ऐड कर देंगे. हाउ मच इज डेप्रिसिएशन? 2 lakhs. So 2 lakhs plus 2 lakhs, 4 lakhs. This is called as a cash inflow. देखो यहाँ पर हमने 4 lakhs निकाला था, सेम आंसर दिया हुआ. ये कंसेप्ट आपको समझने के लिए मैंने कहा दिया था, लेकिन ये फॉर्मूला तैयार हो गया. यहाँ पर क्या हो गया कि हमारे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था, उसमें मैंने ऐड बैक किया डेप्रिसिएशन. क्यों? बिकॉज डेप्रिसिएशन इज नॉट अ कैश एक्सपेंडिचर, मैंने ऐड बैक कर दिया. सो मेरा कैश प्रॉफिट कितना आ गया? 4 lakhs आ गया. तो इसका मतलब ये होगा कि अगर आप कोई पूछेगा तो फिर इसको अगर आपको ऐड ही करना तो आपने लेस क्यों किया? यहाँ पर देखो, फर्स्ट आई डिडक्टेड इट एंड देन आई एडेड. मैंने डिडक्ट इसके लिए किया बिकॉज आई वांटेड टू फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ टैक्स. कि टैक्स कौन से प्रॉफिट पे कैलकुलेट किया जाता है? आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन. तो इसके लिए मैंने डेप्रिसिएशन को डिडक्ट किया, फिर मुझे टैक्सेबल प्रॉफिट मिला, उसके ऊपर मैंने टैक्स कैलकुलेट किया, देन आई गॉट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, फिर मैंने डेप्रिसिएशन को ऐड बैक कर दिया. सो दैट आई गॉट 4 lakhs एज अ कैश इनफ्लो. इसका मतलब अभी आपको ये इक्वेशन तैयार हुआ वो याद रखना है,
cash inflow is equal to profit after tax plus depreciation is equal to cash inflow. Check out once again. Profit after tax प्लस डिप्रिसिएशन इज इक्वल टू कैश इनफ्लो. ये फॉर्मूला आपको याद रखना है क्योंकि इसके आगे आने वाले हर एक मेथड के अंदर वी विल हैव टू फाइंड आउट कैश इनफ्लोज एंड दिस इज द वे ऑफ कैलकुलेटिंग कैश इनफ्लो. प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डिप्रिसिएशन. Okay, now we will see how to find out payback period or how to calculate payback period with the help of this cash inflow. How much is cash inflow? This 4 lakhs is the cash inflow, yearly cash inflow. यहाँ पर हर साल cash inflow is 4 lakhs. So with this we have to find out payback period. So check out, we have got the cash inflow, annual cash inflow of rupees 4 lakhs. अभी हमको payback period calculate करना है. What is the formula? Initial investment minus scrap value divided by annual cash inflows. तो हम इसमें पूरा अमाउंट डाल देते हैं. Initial investment. Initial investment is given the example rupees 20 lakhs. Minus scrap value. Scrap value is not given in the example, so minus 0. Divided by annual cash inflows. That is rupees 4 lakhs. So 20 lakhs minus divided by 4 lakhs. So payback period is equal to 5 years. So this is payback period. Payback period is 5 years. What is the payback period? That is the time period required to recover initial investment. How much is initial investment? 20 lakhs. इसका मतलब ये होता है कि ये एग्जांपल के हिसाब से 5 years will be required to recover rupees 20 lakhs. So this is payback period. But when annual cash inflows are same, यहाँ पर हमने देख लिया कि annual cash inflow हर every year it will be 4 lakhs. Then the payback period will be 5 years. But it is not necessary that every year the cash inflows will be the same. As we know that amount of profit of each year will be different. As the profit amount is getting changed, so obviously cash inflow will change. So that's why how to determine payback period when the cash inflows are not same or when the cash inflows are uneven, that we will see in next example. लेकिन उसके लिए फॉर्मूला अलग होगा. ये जो फॉर्मूला हमने यहाँ पर देखा है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एनुअल कैश इनफ्लो, दिस इज ओनली व्हेन एनुअल कैश इनफ्लोज आर सेम. When it is different, then there is another method. Now we will see it in next example.